ऑलराइट, सो हमने बहुत सारे प्रॉब्लम्स किए असाइनमेंट नंबर 1 में, और अगर हम इसको थोड़ा सा रिविजिट करें, क्या नाम था असाइनमेंट नंबर 1 था, नहीं, अच्छा मुझे थोड़ा सा रिमाइंड कराएं तो कौन कौन से सवाल थे, लेट मी ट्राई टू रिमेम्बर। जी पहला सवाल कौन सा था जी, क्वेश्चन 1 क्या था, क्वेश्चन 1 के दो कितने पार्ट्स थे जी, क्या क्या थे, सॉरी, ठीक है, सो रेंज प्रिंट था, और ठीक है, और क्वेश्चन नंबर, अच्छा और थी, और क्या था, मल्टीपल ऑफ 5 हो गया, और ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाए। हाँ, टेम्परेचर कन्वर्जन था, हाँ, ये आप अभी होमवर्क 1 की बात कर, 2 की बात कर रहे हैं, भाई मैं होमवर्क 2 की बात कर रहा हूँ, मैं भी कहूँ ये कहाँ से मैंने दे दिया, यदि होम, मैं कह रहा हूँ होमवर्क 2 की बात कर रहा हूँ, ठीक है जी, बताएं जी। पहला सवाल था सम ऑफ डिजिट्स, सम ऑफ डिजिट्स था, ठीक है, एट मोस्ट 6 डिजिट्स, और बताएं जी, ये क्वेश्चन नंबर 1 था, क्वेश्चन नंबर 2 क्या था जी, हमने क्या बताना था, आस्क की वैल्यूज ऐसे बताना था, कैपिटल और स्मॉल बताना था, सो कैपिटल और स्मॉल, ठीक है, और कोई क्वेश्चन था जी, क्वेश्चन नंबर 3 बताएं, और बताएं, हाँ जी, मल्टीपल ऑफ ईच अदर और नॉट, मल्टीपल ऑफ ईच अदर और नॉट, और बताएं क्वेश्चन 4, कैलकुलेटर बनाना था, कैलकुलेटर बनाना था, ठीक है, आगे बताएं, क्वेश्चन 5 क्या था, हाँ जी जी, डिजिट्स टू वर्ड्स बताना, नहीं नहीं, नंबर टू डिजिट वर्ड्स, ठीक है, क्या क्या बड़ा सा नंबर दिया हुआ बताना कि कितना होता है, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 6 क्या था, फ्लोटिंग टू, नहीं, एक आपको एक रियल नंबर मिलेगा, तो फ्लोटिंग वैल्यू मिलेगी, उसको सील और फ्लोर में कन्वर्ट करना है ना जी। आगे बताएं, क्वेश्चन 7, ये ज्योमेट्रिक वाले थे, अच्छा, वो था मिनिमम, मिनिमम था, मैक्सिमम था, फिर सेकंड मिनिमम था, सेकंड मिन था, और सेकंड मैक्स था, जो भी है, और उसके अलावा हमने वो कोर्सेज वाला भी सवाल किया था कि कोर्सेज मैक्सिमम, नहीं एग्रीगेट मैक्सिमम, हाँ एग्रीगेट मैक्सिमम, और विद रिस्पेक्ट टू सेक्शन था, और फिर क्या था, एग्रीगेट मैक्सिमम विद रिस्पेक्ट टू रोल नंबर, ठीक है। आगे बताएं, क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पे आते हैं जी ज्योमेट्रिक प्रॉब्लम्स, ठीक है, ज्योमेट्रिक प्रॉब्लम्स, ठीक है, जिसके अंदर हमारा एक था ट्रायंगल्स वाला, एक था क्वाड्रिलेटरल वाला, आई डोंट नो स्पेलिंग क्या होती है, क्वाड्रिलेटरल, आई थिंक, चलो ये स्पेलिंग होती है, ठीक है, और क्या था, और था पॉइंट लाइज इनसाइड आउटसाइड ऑन, ओके, ये सवाल था, ये था हमारा होमवर्क नंबर 2, ठीक है जी। उसके बाद हमारा एक चैलेंज था, इसका नाम था जी रॉक पेपर सिजर, रॉक पेपर सिजर गेम थी जो हमने बनाई थी, ठीक है, वेरी नाइस, दैट्स अ वेरी गुड होमवर्क। अच्छा, आई डोंट नो आप में से कितने लोगों ने ये फील किया, सो फॉर एग्जांपल ये सम ऑफ डिजिट्स हमने प्रोग्राम बनाया है ना, 6 डिजिट नंबर ले और उसको कन्वर्जन करे, ठीक है, तो थोड़ा सा मैं आपको दोबारा रिवाइज कराता हूँ, रिवाइज मैं क्यों करवा रहा हूँ अभी आपको पता लगेगा मैं क्यों करवा रहा हूँ, ठीक है। पावर पॉइंट आपने नहीं चलाया,
Okay, so let me ask you the following question. The question is कि imagine कि आपको कहा जाए कि आपने एक नंबर इनपुट करवाना है और वो 6 डिजिट होना चाहिए, वो जो भी सवाल आपका था, ठीक है, और आपको कहा ये जाए कि वो जो 6 डिजिट नंबर आपको मिला हुआ है उससे आपने क्या करना है कि सो व्हाट डू यू वांट टू डू? सो यू वांट टू डू द फॉलोइंग कि आपको याद होगा हमने यहाँ पे एक नंबर लिखा था, ठीक है, यहाँ पे हमने इसको सीन करवाया था, ठीक है, और यहाँ पे हमने वो कोड लिखा था जो क्या करता है 6 डिजिट्स को अलग अलग करता है, उसका सम निकालता है और आंसर निकालता है, ठीक है। अच्छा, आप एक और बात सुनो, इमेजिन करें कि आपने कोई 50,000 काम करने, ठीक है, अच्छा आपको ना उन 50,000 आपने ये कुछ और कोड लिखा है यहाँ पे, उसके बाद आपको दोबारा जरूरत पड़ गई इसी 6 डिजिट को सम करने की। ये बात सुन रहे हैं मैं क्या सवाल किया? आपको 6 डिजिट का सम का आपने कोड लिखा था ना, ये लिखा था। अब अगर फॉर एग्जांपल आपको थोड़ी देर बाद दोबारा से इसी प्रोग्राम की जरूरत पड़ी, फिर थोड़ी देर बाद दोबारा जरूरत पड़ी, फिर दोबारा जरूरत पड़ी, फिर दोबारा जरूरत पड़ी, ये बात समझना? आपको समझ में मैंने क्या बात की? या आप इस तरह समझे कि आपने किसी भी तरीके से साइन निकालना सीख लिया, साइन थीटा नहीं होता, ठीक है, आपको हो सकता है वो आप एक बड़ा सा प्रोग्राम बना रहे हो जो ज्योमेट्री से रिलेटेड हो, जहां पे जगह जगह आपको साइन चाहिए, साइन कंप्यूट करना चाहिए, तो आप क्या हर दफा वो प्रोग्राम वहां पे भी लिखेंगे, वहां पे भी लिखेंगे, वहां पे भी लिखेंगे, वहां पे लिखेंगे? यानी एक तरीका कार ये है कि आपको जहां जरूरत पड़े वहां पे वो कोड लिख दे, फिर यहाँ पे दोबारा जरूरत पड़ी दोबारा कोड लिख दिया, फिर यहाँ पे दोबारा जरूरत पड़ी दोबारा कोड लिख दिया, यहाँ दोबारा जरूरत पड़ी दोबारा कोड लिख दिया, यहाँ पे दोबारा पड़ी जरूरत दोबारा लिख दिया। कैन यू सी ए प्रॉब्लम? कैन यू सी ए प्रॉब्लम हियर? You are actually writing the same code again and again. I hope everybody appreciate that this is not acceptable. ये बात समझ में कि आपको सेम ही कोड जगह जगह पर लिखना पड़ रहा है, ये तो बड़ी गलत बात है। और बाद में अगर आप सेम कोड को रिपीट करना चाहते हैं तो एक तरीका ये कि आप लूप लगा दें, है ना, लेकिन लूप आप हर जगह लूप तो नहीं लगा सकते। मतलब देखिए आपने ये पीस ऑफ कोड लिखा, फिर आपको 50 लाइनों के बाद आपको याद आया ओ मुझे वो दोबारा चाहिए, तो आप क्या लूप दोबारा लगाएंगे? तो लूप दोबारा लगाने का मतलब क्या, मैं तो वो पूरा वाला सारा काम दोबारा करूंगा, वो तो मुझे नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ वो वाला पोर्शन चाहिए। कैन यू सी ए प्रॉब्लम? एक और बहुत बड़ा प्रॉब्लम, और वो प्रॉब्लम पता क्या, इमेजिन करें, तो इमेजिन द फॉलोइंग कि इमेजिन द फॉलोइंग कि आपने ना ये 50 जगहों पे कोड लिख दिया था, ठीक है, ये कोई भी कोड था, साइन निकालने का कोड था, टेंजेंट निकालने का कोड था, ओए ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ठीक। लेट्स से कि तुमने साइन किसी भी चीज का साइन थीटा निकालने की बुक का एक कोड लिखा, ठीक। अच्छा अब आपको ना इमेजिन ये करें कि आपको आपसे अच्छा आपने वो 50 जगहों पे लिख दिया, ओह आपको पता लगा ये तो गलत लिखा हुआ, आपको पता लगा कि वो तो मैंने गलत लिखा कोड। कैन यू सी प्रॉब्लम? क्या प्रॉब्लम? आपको 50 जगहों पे चेंज करनी पड़ेगी। अभी तो आप सिर्फ एक source.cpp बना रहे हैं, आप आगे जाके 70,000 सीपी फाइल्स बनाएंगे। आपके विंडोज का जो कोड है ना वो पता नहीं कोई मिलियंस ऑफ लाइंस ऑफ कोड है, और मिलियंस लाइन ऑफ कोड का मतलब ये है कि आपकी एटलीस्ट भी यानी कि 40-50,000 फाइलें होंगी जो उन्होंने लिखी होंगी कोड। इसका मतलब क्या है, अगर आपका एक फंक्शन जो कि 50,000 जगहों में जरूरत पड़ी है और अगर आपने 50,000 जगहों पे अलग अलग लिखा हुआ है, तो यू कैन वेरी वेल इमेजिन कि आप एक बहुत बड़ी ट्रबल में फंस गए, आपको हर जगह पे जाके उसको बदलना पड़ेगा। दैट्स अनएक्सेप्टेबल, ठीक है, ये बात समझ में, ठीक है। सो व्हाट्स द आइडिया? द आइडिया इज what we will going to do is we're going to do the following. हम असल में अब एक नया स्टाइल ऑफ कोड सीखने लगे,
और इसे कहते हैं प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग। प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग। इसका आइडिया क्या है? आइडिया है अभी तक हम जो प्रोग्राम बनाना सीख रहे थे उसमें हम इंट मेन में जाके क्या करते थे? मेमोरी बनाते थे। सबसे पहले हम क्या बनाते थे? मेमोरी बनाते थे। मेमोरी बनाने का मतलब क्या है? इस प्रोग्राम के लिए मुझे ये मेमोरी चाहिए, है ना? तो हम वो वेरिएबल बनाते थे, ठीक है? फिर क्या होता है, हमें जिस तरह में यूज करना होता है हम यूज कर लेते हैं, है ना? हम ऐसे नहीं करेंगे। अब हम क्या करेंगे? मेमोरी हमने बनाई होगी, ठीक है? उसका बड़ा प्रोग्राम बनाया, हमने बहुत सारी मेमोरीज की वेरिएबल बनाए होंगे, ठीक है? लेकिन अब हम अपने पूरे प्रोग्राम्स को, जो बड़ा प्रोग्राम में लिखना होगा, उसको हम छोटे छोटे टास्क में कन्वर्ट करेंगे, छोटे छोटे टास्क में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है? इसका दो बहुत बड़े फायदे हैं। एक तो ये कि वो छोटे छोटे पार्ट्स में जो हम इसको डिवाइड करेंगे ना, उसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये होगा कि अगर हमें वही पार्ट कहीं और चाहिए तो हमें वो दोबारा नहीं बनाना पड़ेगा। हम सिर्फ उस पार्ट को कॉल करेंगे कि भाई तू चल जा, वो चल के हमें रिजल्ट दे देगा। कैसे करेंगे ये आपको पूरा बताएंगे आज, ठीक है? और दूसरी बड़ी एसेंशियल बात जो हम करेंगे जाके, वो ये होगी कि हम अपने बड़े प्रोग्राम को छोटे छोटे स्टेप्स में डालेंगे। बड़े प्रोग्राम को छोटे छोटे स्टेप्स में डालेंगे, जिनको हम प्रोसीजर्स कहते हैं, जिनको हम स्टेप्स भी कह सकते हैं, कि पहले ये काम करो, फिर ये काम करो, फिर ये काम करो, फिर ये काम। जैसे जिग्जा पजल नहीं होता, जिग्जा पजल में होता है यार, ये ब्लॉक इधर आना, ये ब्लॉक इधर आना, तो हर ब्लॉक एक बेसिकली एक, आप समझ लें कि एक छोटा सा प्रोग्राम बनेगा, और हम कहेंगे पहले ये करो, फिर ये करो, फिर ये करो, फिर ये करो। इस तरह चीजें फिट नहीं होती जाती, इस तरह हम फिट करते जाएंगे और हमारी पूरी तस्वीर बन जाएगी जो कि हमें रिक्वायर्ड हो। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड एंड आई होप एवरीबडी अप्रिशिएट कि कितना खूबसूरत आइडिया है। जहां पे जिस बॉक्स की जरूरत है वो उठा के चल भी तू जा, ठीक है? उसकी काइंड ऑफ आप जहां पे कॉल करते हैं तो एसेंशियली आप समझ लें कि वहां पर आपको लगा देते हैं, और आप मल्टीपल जगहों पे लगा सकते हैं। दैट्स अ वेरी नाइस थिंग, ठीक है? वो कैसे होता है मल्टीपल वाली बात, वो मैं आपको बात बताता हूं, ठीक है? सो नाउ लेट मी ट्राई टू टेल यू कि हम एक्चुअली जो नया स्टाइल सीख रहे हैं प्रोग्रामिंग का, उसमें ये जो अलग अलग प्रोग्राम्स हम बनाएंगे, अलग अलग प्रोग्राम्स बनाएंगे, इनको हम फंक्शंस कहते हैं। कुछ लैंग्वेजेस को प्रोसीजर्स भी कहते हैं, ठीक है? ठीक है, हम लेकिन C++ में उनको फंक्शंस कहेंगे। क्या कहेंगे? फंक्शन, ठीक है? और फंक्शन के लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है मैं भी आपको बताता हूं क्या होती है, ओके? तो बात है यार, फंक्शन को आप कंसीडर ये करें, यार ये फिर गायब हो जाता है। कंसीडर ऐसे करें कि ये कोई एक ब्लैक बॉक्स है। क्या है? ये एक ब्लैक बॉक्स है, इसको कुछ इनपुट्स जाती है, ठीक है? ये इनपुट कहां से आती है? वी डोंट केयर। ये इनपुट कहां से आती है हमें नहीं पता। हम प्रोसीजर बनाते हुए कहेंगे भाई मुझे ये इनपुट चाहिए, कहां से आती है? वी डोंट केयर। आपको समझ में आई मैंने क्या बात की, ठीक है? जिस तरह आपने देखा हुआ हीटर, आपने देखा वो जो घर में जो हीटर होता है, जो गैस हीटर होता है, ठीक है? उसकी गैस हीटर पे आपने उसने क्या लगा होता है? ये एक वॉल है, इस जगह पर अगर आपने मुझे गैस प्रोवाइड की और यहाँ पे अगर आपने मुझे तीली लगाई तो मैं आग लगा दूंगा। ये बात नहीं? अब वो ITU में से किसी जगह पाइप से आ रही है, वो आपके घर में से आ रही है, वो आपके में से आ रही है, जहां भी आ रही है उसको नहीं पता। उसको ये पता है ये पाइप है, इस जगह से अगर गैस आप इंजेक्ट मुझे करेंगे, ठीक है, यहाँ पर अगर आप तीली रखेंगे जल्दी भी तो मैंने तो आग लगा देगी। ये बात समझ? बिल्कुल इसी तरह हम ये प्रोसीजर्स बनाएंगे, और प्रोसीजर के लिए रिक्वायरमेंट होगी यार यहाँ पे इनपुट आनी चाहिए, ठीक है? और इसका कोई काम होगा, ये अपने अंदर कोई काम करता है, वी डोंट केयर ये क्या काम करता है, एंड द ओनली थिंग वी केयर अबाउट इज कि ये एक आउटपुट निकालता है। आउटपुट निकालने का हरगिज मतलब ये नहीं है कि कंसोल पर आउटपुट करेगा। इसका मतलब बेसिकली क्या है कि आप जहां से भी इस बॉक्स को कॉल करेंगे उस जगह पे इसकी ये यहां से एक वैल्यू रिटर्न करेगा, और ये जहां पे भी कॉल होगा वहां पे वो वैल्यू रिप्लेस होगी।
आपको मैं इसकी एग्जांपल बताता हूं, वेरी सिंपल एग्जांपल। लेट्स से हम एक प्रोसीजर बनाते हैं जिसका नाम है, ये देखें, इसका हमेशा बाय द वे आप इसका एक नाम रखते हैं। अभी रुक जाओ, लेट्स से इसका नाम है ऐड। हाँ बताओ, लेट्स से इसका नाम रखा है ऐड। आप हमेशा जब भी कोई ब्लैक बॉक्स बनाएंगे, इनको हम फंक्शंस कहते हैं, आप इसका नाम रखें, ठीक है। C++ में कैसे बनाते हैं वो बात की बात है, पहले हम कंसेप्चुअली समझते हैं क्या बात है, ठीक है। इसका एक नाम है, लेट्स से हमने कह दिया इसका नाम है ऐड, ठीक है। इसको इनपुट पास होती है, तो लेट्स से मैं कहता हूं ये इनपुट पास हो रही है, और मैं कहता हूं ये 3 इनपुट्स लेता है, लेट्स से A, लेट्स से B और ये लेट्स से C, ठीक है। और ये करता है, ये जो ऐड प्रोसीजर है, ये ना इन तीनों का रिजल्ट कंप्यूट करता है और रिटर्न कर देता है, ठीक है। मतलब क्या है, मतलब ये है कि कुछ इस तरह की चीज होगी, ये देखें। अब जब मैंने इसको प्रोसीजर में कहीं पर भी कॉल करना होगा ना, मैं ऐसे कॉल करूंगा, मैं लिखूंगा ऐड, ठीक है। यहां पे लेट्स से मेरे 3 वेरिएबल्स हैं, एक है x जिसमें रखा हुआ है 1, एक है y जो कि है 2 और एक है z जो कि है 3, ठीक है। और मैं यहां पे लिखता हूं x y z, और यहां पे मैं लिखता हूं इंटीजर r इज इक्वल टू दिस, ठीक है। अब होगा क्या, होगा ये कि जो ऐड का काम है, अब हम में से आप जब लिखने वाला है ना, उससे रिक्वायरमेंट क्या है, उससे रिक्वायरमेंट ये है कि भाई ये जो भी मुझे कोई 3 वैल्यूज पास होंगी ना, ठीक है, वो चाहे जिस मर्जी वेरिएबल में आके आपको आप भेजी जाए, मैं इस ऐड के अंदर रिसीव करूंगा इन 3 जगहों पे, ठीक है, जिसको इंटरनली उसने नाम दिया हुआ A B C का, ठीक है। ये बस भाई, यानी आप वहां पे भेज रहे हैं XYZ, लेकिन वो XYZ नहीं जा रहे, असल में जो जा रहे हैं उसकी वैल्यूज जा रही है। क्या वैल्यूज है, 1 2 और 3 है। अब ABC में क्या आएगा, 1 2 3 आएगा, ओके। और ये कहता है इन सबको ऐड करके रिटर्न कर देता है। जब जो भी रिटर्न करता है वो लेट्स से जो भी वैल्यू होती है वो रिटर्न करता है, वो लेट्स से ये लाइन लिखी होगी, आगे लिखी होगी रिटर्न और लिखा होगा A प्लस B प्लस C। और रिटर्न स्टेटमेंट का मतलब बेसिकली ये है कि ये रिटर्न के बाद जो भी आपने लिखे ना, ये एक आंसर है, और वो आंसर ये लेके वापस चल जाएगा। कहां वापस चलेगा, जहां पे आपने इस प्रोसीजर को कॉल किया था। कहां कॉल किया था, यहां कॉल किया था। तो इस जगह पे क्या रिप्लेस हो जाएगा, इस जगह पे क्या रिप्लेस हो जाएगा बेटा, बताएं, 6 रिप्लेस हो जाएगा। आप देखिए मजेदार बात हो गई। मजेदार बात क्या है कि मैंने यहाँ पे कोई एक और वेरिएबल बनाया, लेट्स से इंटीजर q इज इक्वल टू 10 बनाया, r इज इक्वल टू 20 बनाया और s इज इक्वल टू 30 बनाया, ठीक है। और अब मैंने दोबारा से एक ऐड कॉल किया, ठीक है, और इसमें मैंने भेज दिया q r और s, ये बात समझ, ठीक है। और यहां पे मेरा एक इंटीजर t था जिसको मैंने इसकी वैल्यू साइन कर दी, ठीक है। अब जहां जहां मुझे ऐड की जरूरत पड़ रही है वहां मैं ऐड को कॉल कर रहा हूं, ये बात समझ। कैन यू सी ए बिग एडवांटेज, ओके। जहां भी हमें जरूरत पड़ेगी हम वहां पे कहेंगे हाँ भाई ये लिख जाओ, ठीक है, ठीक है। C++ में कैसे होगा मैं पूरी डिटेल आपको बताता हूं, ठीक है। बट बिफोर दैट आई रियली वुड लाइक यू टू पॉन्डर अबाउट दिस, और वो ये है, हमेशा फंक्शन को लिखने के लिए आपको उसका नाम बताना पड़ता है। एक तो आप बताएंगे फंक्शन का नाम, ठीक है। एक आप बताएंगे जो रिक्वायरमेंट है वो क्या होती है कि इस फंक्शन की जो इनपुट आ रही है उसकी टाइप क्या है। तो फॉर एग्जांपल आप कह दें पहली वैल्यू इंट पास होती है, दूसरी वैल्यू भी इंट पास होती है, तीसरी वैल्यू कोई कैरेक्टर पास होती है, ये बात में, चौथी कोई और है, आई डोंट केयर। और ये करता है, ये बेसिकली एक वैल्यू रिटर्न करता है। और क्या वैल्यू रिटर्न करता है, लेट्स से वो इंटीजर रिटर्न करता है, तो मैं कहूंगा ये इसकी रिटर्न टाइप, ठीक है। तो आप क्या चीजें बताते हैं, 3 चीजें बताते हैं। फंक्शन का नाम, फंक्शन को जो इनपुट आ रही है उनकी हर एक की टाइप क्या है, ठीक है, ठीक है। फिर उनका नाम भी रखा जाता है, ठीक है। और फिर ये जो रिटर्न कर रहे हैं आप, वो रिटर्न की टाइप क्या है, ये बात समझना, ठीक है। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड।
ठीक है, ऑलराइट, लेट्स डू सम एक्सरसाइज। ओके, ये आपके सामने मैंने रुके 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 ये आपके सामने मैंने डिफरेंट सवाल किया है, ठीक है ना। अच्छा, आपने मुझे बताना है कि फॉर एग्जांपल अगर मैंने इन सवालों को सॉल्व करना है, इनके अब अलग अलग प्रोसीजर्स बनाने, तो आपके ख्याल में इसको क्या इनपुट जानी चाहिए और क्या रिटर्न करेगा, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल सवाल है, सवाल क्या है, इसका काम है कि एक नंबर इनपुट करे, एक नंबर इनपुट करे और क्या करे, उसके डिजिट्स को अलग अलग करे और उसको सम निकाल के रिटर्न करे। तो मुझे बताएं इसका नाम क्या होना चाहिए, इस प्रोसीजर का नाम क्या होना चाहिए? जी, सम ऑफ डिजिट्स। अब सवाल ये, इसको इनपुट किया जाए, इसको एक सिंगल इंटीजर इनपुट में मिलेगा। ओके, ये रिटर्न क्या करेगा? अब इसने बाद में हो सकता है इसने अंदर अपने कुछ और वेरिएबल्स भी बनाने हो, जो एक्चुअली बनाने होंगे, 6 डिजिट अलग अलग करेगा ना, वो इसके अंदर बनेंगे और ये करेगा, ये एक वैल्यू रिटर्न करेगा। वो क्या होगा? वो इनका सम होगा और वो क्या होगा? वो एक इंटीजर होगा। और बाद में ये जो रिटर्न कर रहा है, इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं कि कंसोल पर आउटपुट कर रहा है, कंसोल का इससे कोई ताल्लुक नहीं, यानी इसका अंदर कोई सी आउट इंस्ट्रक्शन नहीं होती। ओके, अभी आवाज आ रही बहुत। लुक एट दिस जी, कैन एनीबॉडी टेल मी कि ये क्या होना चाहिए? कैपिटल जी। तो ये मेरा एक फंक्शन है, लेट्स से कि मैंने ये फंक्शन लिखना है, मुझे ये बताएं, इसका नाम है जी इज कैपिटल। कैन यू गेस क्या इनपुट मिलेगी इसको? इसको एक कैरेक्टर इनपुट मिलेगी, आप बताएं। Whether it is capital or not, when you have a yes no answer, whenever you have a yes no answer, there is a data type in C++ that is called bool, यानी कि ये रिटर्न क्या करेगा? ये एक bool रिटर्न करेगा। ये बात समझ? इस तरह अगर आपको कहा जाए फॉर एग्जांपल इस कैपिटल की जगह एक इस स्मॉल भी है, इस स्मॉल की क्या क्या प्रोटोटाइप होगी? इसे कहते हैं प्रोटोटाइप। मैं प्रोटोटाइप बना रहा हूँ, इसको क्या इनपुट में मिलेगा? अगेन एक कैरेक्टर मिलेगा और ये करेगा, ये अगेन एक बूल रिटर्न करेगा। ये बात सुनना है? बिल्कुल भी नहीं कर सकते, ठीक है? जब उसने यस नो में आंसर देना तो बूल रिटर्न करवाएगा, ठीक है? आउटपुट बात की बात है, इस फंक्शन से रिक्वायरमेंट ये है कि इसने बताना है कि मुझे बताओ ये कैपिटल है या स्मॉल है। यानी हो सकता है मैंने ये इफ इज कैपिटल है, ये कहीं यहां लिखा हो, ये देखिए कोड में कहीं ऐसे लिखा हो, इफ इज कैपिटल और यहां पे एक कैरेक्टर सिंबल पड़ी हुई हो, यहां पे मैंने कोई सी इन करवाई हो, ठीक है, और ये सिंबल मैंने यहां पास किया और इसकी बेस पे मैंने कोई काम करना है, आई डोंट केयर, यानी इफ में चलना है या नहीं चलना। ये बात समझ? मैं तो आता हूं, ये जो एक लाइन लिखी है ना मैंने बेस कैपिटल, ये जो मैंने एक लाइन लिखी है, हमने जो प्रोजेक्ट बनाना है ना वो हमने चेस बनाना है, ठीक है। और आई डोंट नो आप में से कितने लोगों को चेस खेलनी आती है, नहीं आती? कितने लोगों को चेस खेलनी आती है? चेस आप लोग खेल लें, ठीक है। अच्छा, चेस के अंदर अगर आप गौर से देखें ना तो चेस में डिफरेंट तरह के प्ले पीसेस होते हैं, यानी कुछ व्हाइट के पीसेस होते हैं, कुछ ब्लैक के पीसेस होते हैं, ठीक है। सो वन वे टू डू दैट इज कि जो एक प्लेयर है उसके कैपिटल लेटर्स रखें और एक के जो है वो स्मॉल लेटर्स रखें, और यानी पॉन का पी रख दें, किंग का के रख दें और बिशप का बी रख दें। ये बात समझ? और एक्चुअली ये जो एक लाइन लिखी है ना, दिस इज टू डिटेक्ट whether it is a white player or a black player. Isn't it lovely? ठीक है, this is one line will going to tell me कि जिस पीस की सिलेक्शन हुई है वो पीस व्हाइट का या ब्लैक का। ये बात समझ? ठीक है।
शाबाश। सो आई होप यू आर बीइंग एक्साइटेड अबाउट इट कि ये व्हाई आई सेड कि वो बूल हो, ओके क्योंकि अगर स्ट्रिंग रिटर्न करेंगे तो वो तो इसको ट्रू कर देगा, चाहे वो वाइट हो या ब्लू, ठीक है। ऑलराइट जी, इसी तरह मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि अगर लेट्स से कि मैंने एक प्रोग्राम बनाना है, इसका नाम है जी कैलकुलेटर, क्या होना चाहिए इसको, क्या क्या पास होना चाहिए जी बताएं। एक इंटीजर, एक और इंटीजर और एक कैरेक्टर, जिस मर्जी ऑर्डर में फेंके, मुझे आई डोंट केयर, फंक्शन लिखा, ठीक है। और इसकी रिक्वायरमेंट क्या है कि ये एक लेट्स से इंटीजर रिटर्न करता है, ये बात समझ में, ठीक है। यार ये बैटरी कम है भाई, बैटरी आशा, बैटरी लगाई नहीं इसके पर, ये बंद हो गया था यार, पहले दोबारा से मसला हो जाएगा। जी क्या कह रही हैं आप? क्योंकि हम एक ऑपरेटर बताएंगे ना, कैलकुलेटर है ना, तो उसने इन दोनों इंटीजर्स पे काम करना है और काम क्या करना है, वो एक ऑपरेटर होगा, बस है ना, ठीक है। अच्छा मुझे बताएं कि कोई आपने अभी तक जो प्रोग्राम लिखे हैं, जितने भी प्रोग्राम लिखे हैं, उसमें कहीं आपको ये लगा कि यार ये काम मुझे बार बार करना पड़ा, पावर कहां पर, कहां पर? अच्छा आपको समझ में आया कि पावर कि आई डोंट नो, आपने रिवर्स वाला सवाल किया ही नहीं, वैसे तो आपने रिवर्स वाला सवाल दोबारा करना है जब हमारी अगली असाइनमेंट आएगी, ठीक है। कोई और बताए इस जो भी हमने होमवर्क किया उसकी बात करो। हाँ वेरी नाइस, आपको याद होगा आपने वो डिजिट बाय डिजिट हर एक अलग अलग डिस्प्ले किया था, तो आपको बार बार वो डिस्प्ले करना पड़ा। तो एक्चुअली आप क्या करते, आप एक फंक्शन बनाते जिसका नाम था क्या, बताएं मुझे, डिजिट टू वर्ड, डिजिट टू वर्ड, ठीक है। और बाद में ये आउटपुट कुछ नहीं करेगा, ये रिटर्न कुछ नहीं करेगा। दिस इज अ वेरी स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन which actually goes and write to console, और इस तरह के फंक्शन को जो कि एक्चुअली रिटर्न नहीं करते बल्कि जाके कंसोल पे राइट करके आते, ऐसे फंक्शन की जो रिटर्न टाइप होती है ना, वो कहते हैं कोई रिटर्न टाइप नहीं, और इसको आमतौर पे हम लिखते हैं कि वो वॉइड है। क्या होता है? और यूजुअली ये प्रिंटिंग फंक्शन होता है, ठीक है। और ये डिजिट टू वर्ड का मतलब है इसको सिर्फ एक इंटीजर पास होता है, और कोई एक डिजिट की कोई डेटा टाइप नहीं होती, तो मैं एक इंटीजर ही दे रहा हूं, तो एक इसको डिजिट पास होता है और वो उस डिजिट को जाके क्या कर रहा है, प्रिंट कर रहा है। ये बात सुना? चले जी कोई और बताए, ये आपके सामने असाइनमेंट खुली हुई है, असाइनमेंट के सवाल है, बताएं कोई और आपने देखा जी। जी आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड कि मिन मैक्स में हमें अच्छी खासे दफा हमें बार बार ये काम करना पड़ा, ये बात सुना? ज्योमेट्री प्रॉब्लम में क्या नहीं है, समझ नहीं आई। साइड, एक साइड कंप्यूट कैसे कीजिए, दो पॉइंट्स का डिस्टेंस कंप्यूट करके, है ना। हमें एक्चुअली कभी P1 P2 का डिस्टेंस निकालना पड़ा था, कभी P2 P3 का निकालना पड़ा था, कभी P3 P4 का निकालना पड़ा था, कभी P4 P1 का निकालना पड़ा, कभी P1 और P3 का निकालना पड़ा, है ना। सो एक्चुअली हमें क्या करना चाहिए, हमें एक डिस्टेंस का, एक्चुअली इसका नाम डिस्टेंस नहीं होना चाहिए, बाद में अगर मैं डिस्टेंस फंक्शन बनाऊं तो इसके अंदर क्या पास होगा, 4 इंटीजर पास होंगे। वाई 4? क्योंकि एक x1 y1 x2 y2, और जो इसकी रिटर्न टाइप होगी वो क्या होनी चाहिए, डू यू अग्री, फ्लोट क्यों होना चाहिए, क्योंकि अंडर रूट लेना है बाद में। एक्चुअली अगर आप एक फंक्शन बनाएं इसका नाम हो डिस्टेंस स्क्वायर, तो इसके अंदर जो डेटा टाइप होगी ये सारे के सारे इंट होंगे, और ये जो रिटर्न टाइप होगी वो भी क्या होगी, इंटीजर, ठीक है।
ऑल राइट जी, कैन एनीबडी गेस? ये एक फंक्शन बनाना है, इसका नाम है डेज इन ए मंथ। सवाल ये है कितनी इनपुट जानी चाहिए, कितने क्या नाम है डेज इन ए मंथ, इस मंथ में कितने डेज है, इसे इनपुट क्या हो, 2 इनपुट चाहिए। क्यों? तो क्या, शाबाश, तो एक जानी चाहिए इंटीजर मंथ और एक जानी चाहिए इनपुट क्या, इंटीजर ईयर। व्हाई ईयर? क्योंकि वो लीप ईयर है या नहीं है। क्योंकि अगर वो लीप ईयर है और आपने पूछ लिया कि वो फरवरी है तो वो 28 रिटर्न नहीं कर सकता, उसे क्या रिटर्न करना है, उसे 29 रिटर्न करना है। ये बात सुनाई? वरना मंथ काफी था, लेकिन सिर्फ फरवरी की वजह से हमें ईयर में भेजना पड़ा। आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड, ठीक है। इसी तरह मुझे बताया कि ये जितने भी हमारे ज्योमेट्रिक प्रॉब्लम्स होते हैं, फॉर एग्जांपल टेंजेंट हो गया, टेंजेंट, साइन, कॉस, इसको क्या इंटीजर जाएगा, इसको हमेशा एक फ्लोटिंग वैल्यू जाती है। कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाई? पॉइंट्स, क्यों पॉइंट्स में क्यों हुआ? क्योंकि असल में जो इसको इनपुट मिल रही होती है ना, वो मिल रही होती है रेडियन में, और रेडियन क्या होता है कि जो भी डिग्री में दिया होता है उसको पाई से मल्टीप्लाई करो, डिवाइड बाय 180 करो, ठीक है। तो हमेशा जो एक्चुअल जो C++ में साइन कॉस ये टेंजेंट के एक्चुअली फंक्शंस अवेलेबल हैं, उनको आप जो इंटीजर वैल्यू देते हो फ्लोटिंग वैल्यू, जो इनपुट देते हो वो फ्लोटिंग वैल्यू होती है, ठीक है। और ये करता है, ये एक्चुअली एक फ्लोट वैल्यू रिटर्न करता है, ठीक हो गया? सो फार फॉरवर्ड, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड, ठीक है। चलो अब सवाल है मेरा आपसे, और सवाल ये कि ये तो हमने थ्योरेटिकली अपने दिमाग में देख लिया कि किस तरह से ये मॉड्यूल्स बनाए जाते हैं, ठीक है। हम C++ में देखते हैं कैसे बनाए जाते हैं, ठीक है। नाउ लुक एट दिस, दो चीजें इंपॉर्टेंट है। जिस तरह हम आमतौर पे वेरिएबल लिखते हैं, तो वेरिएबल को हमें क्या करना पड़ता है, पहले हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, फिर हम वेरिएबल को असाइन करते हैं जो करना है, फिर हमने यूज करना हो तो उसे कॉल करते हैं, है ना। जब सी आउट वी लिखेंगे तो वी की वैल्यू रिप्लेस हो जाएगी। तीन चीजें होती हैं, एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, दूसरा उसको असाइनमेंट करते हैं, फिर उसे कॉल करते हैं, ठीक। बिल्कुल इस तरह जो फंक्शंस हैं उनको भी इसी तरह करते हैं, उनको एक दफा डिक्लेयर किया जाता है, फिर उनकी डेफिनेशन लिखी जाती है, ठीक है। फिर होता है जहां पर उन्हें कॉल करना है आप कॉल करते हैं। ये बात समझ आई, ठीक है। तो C++ में, अच्छा बाय द वे एक और भी बात होती है, आमतौर पे हम जब वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो हम उसके साथ ही उसको असाइन भी कर सकते हैं, है ना। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर भी आप C++ के अंदर फंक्शन को डिक्लेयर करके करते के साथ ही उसको डिफाइन भी कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले अपने फंक्शन को डिफाइन करेंगे, और फंक्शन को डिफाइन करने का तरीका ये होता है कि आप कहते हैं फंक्शन का नाम क्या है, लिखें जी फंक्शन अंडरस्कोर नेम। आई होप अभी आपको ऐसे गलतियां करके पता लग गया होगा कि जब भी आप वेरिएबल का नाम लिखते हैं तो वेरिएबल का नाम जो होता है वो कभी भी 1 2 3 से शुरू नहीं होता, उसमें क्या आ सकता है, उसमें अल्फाबेट्स आ सकते हैं या अंडरस्कोर आ सकता है, ठीक है। एक दफा वो शुरू हो गया तो फिर इंटीजर वगैरह आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये फंक्शन का नाम आएगा, यहां पे आप ब्रैकेट डालते हैं, यहां पर आप ना पैरामीटर लिस्ट बताते हैं, क्या बताते हैं, और पैरामीटर यहां पे होती है पैरामीटर लिस्ट, पैरामीटर्स लिस्ट। व्हाट इज पैरामीटर्स? पैरामीटर्स आर दोज वेरिएबल्स जिनके ऊपर इस फंक्शन ने काम करना, ठीक है। और जब आप डिक्लेयर कर रहे हैं ना फंक्शन, तो आपको इन पैरामीटर्स की सिर्फ प्रोटोटाइप बतानी जरूरी है। मतलब ये कि फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं ऐड, तो मैं कहूंगा इसको एक इंटीजर इंट पास होता है, एक और इंटीजर इंट पास होता है, और एक और इंटीजर इंट पास होता है। ये बात समझ? फिर हम कहते हैं हाँ भाई, यहां पे हम बताते हैं रिटर्न टाइप। क्या बताते हैं? रिटर्न टाइप। और रिटर्न टाइप का मतलब ये है कि जब इसने आंसर कंप्यूट कर लेना है,
उसने रिटर्न क्या है। तो फॉर एग्जांपल ऐड का 3 इंटीजर्स को ऐड करने का जो आंसर होगा वो क्या आएगा, एक इंटीजर आएगा। आई होप एवरीबॉडी समझ में आ गई बात, ठीक है। यहाँ पे इस फंक्शन के नाम से पहले लिखते हैं, ठीक है, फिर स्पेस डालते हैं, फिर फंक्शन का नाम लिखते हैं। तो पहले आप रिटर्न टाइप बताते हैं, फिर आप फंक्शन का नाम लिखते हैं, फिर आप ब्रैकेट डालते हैं, और फिर आप पैरामीटर लिस्ट लिखते हैं। और हो सकता है पैरामीटर आप कुछ भी पास करें। अगर फंक्शन आप कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा, कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा, तो इसकी जगह पे क्या आता है, इसके यहाँ पे वॉइड आता है। वॉइड इज ऑल्सो ए टाइप इन C++, विच मीन्स कुछ भी नहीं, ठीक है, यह सब कुछ ये आपको बाद में पता लगेगा, ठीक है, ठीक है। सो फार सो गुड। चले जी, अब एक बड़ा मजे का फंक्शन लिखते हैं, ठीक है। आपने बताना है कि इस फंक्शन का नाम क्या होना चाहिए, इसको क्या पैरामीटर पास होना चाहिए, और फिर हम करेंगे इसकी रिटर्न टाइप क्या होनी चाहिए, और फिर उसको लिखेंगे, ठीक है। ये जो मैंने लिखा है ना, इसे कहते हैं प्रोटोटाइप बताना। ये ना हम यहाँ पे आगे सेमीकोलन डाल देंगे। ये बेसिकली जो मैंने लिखी है ना, ये लाइन आपको टॉप पर लिखनी पड़ती है। कहाँ लिखनी पड़ती है, अपने इंट मेन से ऊपर लिखनी पड़ती है। क्या लिखनी पड़ती है, अपने इंट मेन से भी ऊपर लिखनी पड़ती है, ठीक है। ये जो लाइन लिखी है इंट ऐड इंट, ओके। ये लाइन आपको कहाँ लिखनी पड़ेगी, ये आपको अपने मेन से ऊपर लिखनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, ये एक डिक्लेरेशन है, फंक्शन की डेफिनेशन नहीं है। फिर आप अपना इंट मेन लिखते हैं, क्या लिखते हैं, इंट मेन लिखते हैं, और उस इंट मेन के नीचे जाके इसको डिफाइन करते हैं कि ऐड है क्या, और वो ये है, लिखेंगे इंट ऐड। अब यहां पर आप इन वेरिएबल के नाम भी बताते हैं कि पैरामीटर जो पहला होगा उसको मैं A कहूंगा, जो पैरामीटर दूसरा होगा उसको मैं B कहूंगा, और जो पैरामीटर 3 होगा उसको मैं C कहूंगा। बाय द वे इसके दरमियान में कहीं इंट मेन भी आया है, ये बात समझ आ गई, ठीक है। अब वैसे एक मजे की बात बताओ, हमारा मेन क्या है, हमारा मेन क्या है, मेन भी एक फंक्शन जिसका कोई पैरामीटर पास नहीं, और वो एक वैल्यू रिटर्न करता है जो हमने एंड में रिटर्न 0 लिखा होता है ना। तो वो भी हमारा क्या है, मेन है, एक फंक्शन, ठीक है, ठीक है। और C++ के अंदर जब आप प्रोग्राम कर रहे होते हैं, सबसे पहले जो फंक्शन चलता है वो इंट मेन चलता है, ठीक है। जो सारी कॉल्स जानी है मुझे थ्रू जानी है, ठीक है। ऐसे भी होता है कि एक फंक्शन में से आप दूसरा फंक्शन कॉल कर रहे हो, ठीक है। तो इसके इंट मेन के नीचे जाके हम लिखेंगे क्या, हम यहाँ पे एक ही लाइन लेते हैं, रिटर्न A + B + C, बात सुना, ठीक है। चलिए अब एक बड़ा मजेदार सा फंक्शन लिखते हैं, ये देखिए मैं आपके सामने लिखूंगा, और पहले मैं प्रोटोटाइप लिखूंगा जी। बाकी आप मुझे बताएं, मैंने एक फंक्शन लिखा है, इसका नाम है फैक्टोरियल। क्या है, फैक्टोरियल कैलकुलेट करें। आप मुझे बताएं इस फैक्टोरियल फंक्शन को अगर मैंने लिखना है तो उसका नाम क्या होना चाहिए, फैक्टोरियल, ठीक है। सवाल यह है कि इसकी रिटर्न टाइप क्या होनी चाहिए, ठीक है ना। इंटीजर्स फैक्टोरियल कैसा निकालता है, इंटीजर्स की मल्टीप्लिकेशन से निकालता है, तो जो इंटीजर्स की मल्टीप्लिकेशन होगी उसका आंसर भी इंटीजर ही होगा, ठीक है। और हम कहेंगे भाई इसको एक इंटीजर पास होना है, ये बात सुना। ये मैंने इस फैक्टोरियल फंक्शन की डिक्लेरेशन, और डिक्लेरेशन का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि भाई अब ये डिक्लेयर हुआ है, डिफाइन नहीं हुआ। यानी अगर मैं कहीं नीचे जाके कॉल करूंगा तो एक एरर देगा मुझे, यार इसकी डेफिनेशन मुझे मिली नहीं, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, ये मेन में जाते हैं, मेन के नीचे जाके लिखते हैं इंट फैक्टोरियल, और यहां लिखते हैं इंटीजर n। प्लीज इसका नाम और उसका नाम एक ही नाम होना चाहिए, ये ना वहां पे आप लिखे फैक्टोरियल, यहां लिखते हैं कुछ और, ठीक है, ठीक है, मेन के बाहर, मेन के बाहर, ठीक है। आप चाहें तो ऊपर भी लिख सकते थे, लेकिन इससे गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस के ऊपर सारे के सारे डिक्लेरेशंस हो, और इंट मेन हो, और मेन के नीचे आपके सारे फंक्शंस आ रहे हो, दैट्स ए गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस, ओके। तो पहले करते गए हम यहाँ पे फैक्टोरियल फंक्शन लिखते हैं,
हाँ जी, क्या होगा, फैक्टोरियल निकालना है, कैसे करेंगे, इंट रिजल्ट इज इक्वल टू 0, चुप रहना, फॉर लूप इंटीजर i इज इक्वल टू n से शुरू करो, i इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 तक जाओ, i माइनस माइनस करो, ठीक है, और रिजल्ट इज इक्वल टू रिजल्ट मल्टीप्लाई बाय i कर देते हैं, ठीक है। तो पहले इसके अंदर i मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्यूमुलेट हो जाएगा, फिर i माइनस 1 एक्यूमुलेट हो जाएगा, यानी पहले n, फिर n माइनस 1, फिर n माइनस 2, फिर n माइनस 3, और चलते चलते हमारे सारे नंबर्स के अंदर एक्यूमुलेट हो जाएंगे और आंसर हमारा गलत आएगा। क्यों है गलत? क्योंकि रिजल्ट में हमने 0 रखा हुआ था और हम यहाँ पे रिटर्न कर देंगे, रिजल्ट कर देंगे, एक मिनट, ठीक है, रिजल्ट कर देंगे और हमारा आंसर फिर 0 आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होना चाहिए, i इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड। तो ये देखें अब क्या होगा, मैं कहता हूं फैक्टोरियल फंक्शन कॉल करो, लेट्स से इंटीजर n लिया, cn n लिया, और फैक्टोरियल, यार कैसी स्पेलिंग लिख रहा हूं, फैक्टोरियल और नहीं, फैक्टोरियल n कर देते हैं, ठीक है, यहां कर देते हैं सी आउट n फैक्टोरियल इज इक्वल टू ये, ठीक हो गया, ठीक है, कंट्रोल S, कंट्रोल F5 और कंट्रोल F5, रिटर्न रिजल्ट तो किया ही नहीं, किया तो है यार, तुम थोड़ी कोड कर रहे हो, मैं कोड कर रहा हूं। तो यहां पे लिख दिया मैंने 6 और मेरा आंसर आया 6 फैक्टोरियल 720, और आई होप सबको नजर आ रहा है, ठीक होगी बात, सही है, बिल्कुल ठीक आंसर है, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूं कि असल में क्या होता है, ठीक है, और आपका नाम क्या था, आपका नाम क्या था, ये बना रहा हूं, भाग क्या उधर, F10 प्रेस करो, ये बड़ी मजेदार है, जुम्मा बोलेगी ना, खेल के नीचे जाओ, चलो ठीक, F10 ये अपना यहाँ पे डबल आ रहा है, यहाँ एरो यहाँ ठीक, F10 प्रेस करो, ठीक है, हम लाइन नंबर 24 से आए, F10 प्रेस करो, फिर थोड़ा स्क्रॉल कर नीचे जाओ, स्लोली यहाँ से करते हैं, हाँ शाबाश, लिखो 5, क्या किया, लेट्स से 5 प्रेस करो, 5 प्रेस किया, एंटर मारा, ठीक है जी। अब एक मिनट है, अब हम लाइन नंबर 25 पे, कौन सा पे, आप देखना असल में क्या, आमतौर पर हम क्या प्रेस करते हैं, F10 प्रेस करते हैं, अब हम F10 प्रेस क्या प्रेस करेंगे, हम F11 प्रेस, क्या प्रेस करेंगे, और अगर आप देखें तो यहाँ पर इधर दिया डीबगर, यहाँ पे तो आ ही नहीं रहा डीबगर तुम्हारा, इधर है तुम्हारा डीबगर, थोड़ा साइड छोड़ो, अच्छा मैंने फुल स्क्रीन की हुई है इसलिए, ओह नहीं की हुई, ये तुम्हारी क्यों नहीं वो नजर आ रही, हमारी ये नजर आ रही, ये देख रहे हो आप, ये नजर आ रहा है, इसमें ये है ना, सॉरी ये है ना, इसको F10 पे, और ये जो नजर आ रहा है डॉट, उसके ऊपर एरो लगा हुआ है, ये डॉट लगा हुआ है, इसके देखेंगे ऊपर क्या लिखा, प्रॉपर्टी क्या लिखा, स्टेप इनटू का मतलब है अगर इस लाइन पे कोई फंक्शन कॉल हो रहा है तो तुम उसके अंदर, ओके, और एन में बेटा क्या लिखा हुआ है, ये वैल्यू लेके जा, ओके, और बाद में बेटा बनाना प्रेस कर, क्या हुआ, वो फंक्शन कॉल हो गया, वो फंक्शन कॉल हो गया, और अभी तक देखें हमने एन में 5 लिखा था, लेकिन यहां पर एन में क्या है, मैं बड़ी कर भी दी बात, जैसे ही वो इस ब्लॉक के अंदर आएगा देखना वो रिसीव होगा, ओके, फिलहाल देखें एन के अंदर गार्बेज वैल्यू पड़ी है, वो 1 है, बेटा F10 प्रेस करें, हो जाएगी क्या वैल्यू आ गई,
और रिजल्ट में क्या पड़ा हुआ है, 0 पड़ा हुआ है। एक्चुअली वो गार्बेज है, अपन तो देखिए उसी को, लेकिन एक्चुअली जो वहां पे पड़ा हुआ है वो क्या पड़ा हुआ है, वो अभी हमने इनिशियलाइज नहीं किया। F10 प्रेस करें, दोबारा पढ़ा, ठीक है, ये बात सुनाई। अब हमारा एक्चुअल कोड चलना शुरू हो। आई बन गया, नहीं तो आई बन गया। आई में मेरे को कोई वे वैल्यू 32,760 की बात, ये तो रखी नहीं बात, क्यों, क्योंकि गार्बेज है। F10 प्रेस करें, F10 प्रेस किया, देखिए आई की वैल्यू 5 हो गई। इधर आएगा रिजल्ट इज इक्वल टू रिजल्ट मल्टीप्लाई आई होगा, F10 करते जाओ, रिजल्ट की वैल्यू 5 आ गई, चला दीजिए शाबाश अंदर, ये 20 हो गया, देखते जाएं कितना हो गया, ये 3 से मल्टीप्लाई 60 हो गया। अब उसका भी 2 करेगा, 120 हो गया और 120, ठीक है। ये देखना क्या होगा, चले जाए F10 अब आ गया बाहर, और ये देखें जी, ये ना रिटर्न करने लगा, और रिटर्न करने का मतलब पता क्या होता है, एक्चुअली जहां पर हमने फंक्शन कॉल किया वहां पर ये वैल्यू लेके चले। अगर रिटर्न इंस्ट्रक्शन चल पड़ी है, अगर रिटर्न इंस्ट्रक्शन चल पड़ी है, तो याद रखें उसके नीचे कुछ भी है, यानी रिटर्न के बाद में 4-5 लाइनें और भी लिख दो ना, तो वो नहीं चलेगी। क्यों चलेगी, क्योंकि वो रिटर्न स्टेटमेंट चल, रिटर्न का मतलब फंक्शन से निकलो दबा वाला, और ये जो मैंने वैल्यू यहाँ पे लिखी है, ये वैल्यू यहाँ से लिख देना, और वो वैल्यू क्या है, वैल्यू 20 है ना, 120 है। तो देखिए रिटर्न प्रेस करें, इधर वापस वही आ गया, और इस जगह पे ये क्या लिखा हुआ है, और ये क्या लिखा हुआ है, फैक्टोरियल हैज रिटर्न, क्या रिटर्न किया, 120 रिटर्न किया। मतलब क्या है, ये एक्चुअली इस जगह पर लाइन नंबर 25 पे जहां पर फैक्टोरियल कॉल हुआ है वहां पर 120 रिप्लेस हो, बात सुना। तो आउटपुट हो जाएगा क्या, 5 फैक्टोरियल इज रिटर्न प्रेस करें बेटा, और ऑल टैब प्रेस करें, थैंक यू सो मच जी बेटे। so far so good, I hope everybody understand, I hope everybody understand कि किस तरह functions बनाए जाते हैं, ठीक है। so अच्छा, मैं अब आपको जल्दी से एक छोटा सा प्रोग्राम बनाता हूँ। so for example ये देखें एक so for example ये देखें जी, I don't know आप में से कितने लोगों ने ये पढ़ा है या नहीं पढ़ा। ये देखिए जी, मैं एक और फंक्शन बना रहा हूँ, इसका नाम है int npr। इसको क्या पास होता है, एक n पास होता है और एक r पास होता है। बाय द वे लाजमी नहीं है, जो बाय द वे आप ये देखें, यहाँ पे फैक्टोरियल n और है, यहाँ पे फैक्टोरियल n है, इसमें n मैंने वेरिएबल, और ऊपर जो वेरिएबल बनाया था वो भी n था। वहां से जब मैंने ये कॉल किया ना, तो हो सकता है इस वेरिएबल का नाम कुछ और, क्योंकि इस ब्लॉक के अंदर जो वेरिएबल है वो यहाँ का वेरिएबल है, ठीक है। इसका ऊपर वाले वेरिएबल से कोई सरोकार नहीं। आई होप आपको समझ में आई बात, मैंने क्या बात की। अच्छा, एक और बात भी मैंने आपको बतानी थी, मैं पहले वो बात बता दूं आपको। आई डोंट नो मैंने ये बात बताई थी नहीं बताई थी। इंटीजर लेट्स से t इज इक्वल टू 0, फिर मैं यहाँ पे एक ब्लॉक बनाता हूँ, सी आउट करता हूँ t, और फिर मैं करता हूँ इंटीजर t इज इक्वल टू 1, फिर करता हूँ सी आउट t, और फिर करता हूँ t इज इक्वल टू 2, और फिर मैं करता हूँ इंटीजर t इज इक्वल टू नहीं सी आउट t, और फिर मैं करता हूँ इंटीजर t इज इक्वल टू 4, ठीक है, सी आउट t, फिर मैं करता हूँ यहाँ पे सी आउट t। कोई एरर तो नहीं है इसके अंदर, इसमें कोई एरर नहीं है। जब भी नया ब्लॉक शुरू होता है, ये बात याद रखें, जब भी नया ब्लॉक शुरू होता है, तो ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक आप चाहे तो हजारों ब्लॉक लगा दें, कोई आपको नहीं रोकेगा, ठीक है। जब भी एक नया ब्लॉक शुरू होता है, उसके अंदर आप उस वेरिएबल के का एक और नाम का वेरिएबल बना सकते हैं,
वरना आमतौर पे अगर आप एक ही नाम का वेरिएबल दोबारा बनाएंगे तो आप कहता है रीडेफिनेशन, यानी आपका ये वेरिएबल पहले ही बन चुका हुआ है, आप दोबारा क्यों बना रहे हैं, बस में। लेकिन अगर एक नया ब्लॉक शुरू हो जाए, एक नया ब्लॉक शुरू हो जाए तो आप उसी नाम का दोबारा वेरिएबल बना सकते हैं, ठीक है, और पुराने वाला डिसेबल हो जाएगा। जैसे ही आप उस ब्लॉक से बाहर निकलेंगे तो वो वाला वेरिएबल डिस्ट्रॉय हो जाएगा, लेकिन जो इससे ऊपर वाला था वो क्या हो जाएगा, वो एक्टिव हो जाएगा। तो आप मुझे बता सकते हैं यहाँ पे क्या आउटपुट होगा, यहाँ पे 0 आउटपुट होगा, ठीक है। यहाँ क्या आउटपुट होगा, यहाँ 1 आउटपुट होगा। यहाँ क्या आउटपुट होगा, यहाँ पे 2 आउटपुट होगा। क्यों, क्योंकि ऊपर वाला भी चल रहा है। यहाँ पे एक और टी बन चुका, तो यहाँ पे क्या आउटपुट होगा 4। यहाँ क्या आउटपुट होगा 5। कहां से आ गया, क्यों, क्योंकि ये टी डिस्ट्रॉय हो गया, ये टी कौन सा वाला, ये वाला, ओके। और ये वाला टी कौन सा डिस्प्ले होगा, यहाँ से ऊपर वाला। ये बात समझ आई, ठीक है। अच्छा, एक अगर आप चाहें तो मेन से ऊपर भी कोई वेरिएबल बना सकते हैं, इंटीजर टी इज इक्वल टू लेट्स से 20, ठीक है, इसे कहते हैं ग्लोबल वेरिएबल। और इस ग्लोबल वेरिएबल की मजेदार बात यह है कि जो नीचे आपने फंक्शंस लिखने हैं ना, उन सारों में ये टी अवेलेबल है। ये बात समझ, ये एक ऐसा वेरिएबल है जो कि नीचे वाले तमाम फंक्शंस पे ये अवेलेबल होता है, आपको ये पैरामीटर में भेजने की जरूरत नहीं होती। ये बात समझ, ठीक है, वो फिर भी वहां पर अवेलेबल होता है। इसे कहते हैं ग्लोबल वेरिएबल, जो कि इंतहाई घटिया होते हैं, ठीक है। अगर आपको अशद जरूरत है तो आप बना लें, वरना आपको बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको मजे की बात बताऊं, ये जो सी आउट और सी इन है, ये भी ग्लोबल वेरिएबल्स, ये ग्लोबल वेरिएबल्स हैं, ठीक है। और आप बाद में जाके पढ़ेंगे कि देयर इज अनदर डेटा टाइप, इस तरह इंट होती है, फ्लोट होती है, इस तरह ओ स्ट्रीम एक डेटा टाइप होती है, आई स्ट्रीम एक डेटा टाइप होती है। वो बाद में जो आयो स्ट्रीम क्लास आप इंक्लूड करते हैं ना, ये उसके अंदर बनी हुई है, और वो उसके एक्चुअली 2 वेरिएबल्स हैं, उस डेटा टाइप के 2 वेरिएबल्स, ठीक है। ये आगे जाके हम पढ़ेंगे बड़े तफसील से, ठीक है। ये हमारे क्या है, ये हमारे बेसिकली। तो अब मैं आपको मजे की बात बताऊं, जो मैं क्या कह रहा था, मैं ये कह रहा था कि असल में जब आप यहाँ पे इंट, ये जो इंटीजर n बनाया हुआ है आप, ठीक है, आप जब आप ये फैक्टोरियल कॉल करते हैं तो ये जो n बना है ये एक नया n है। क्यों नया n है, क्योंकि नया ब्लॉक शुरू, क्योंकि नया ब्लॉक शुरू हो रहा है, तो आप एक नए ब्लॉक में उसी नाम का एक और वेरिएबल बना सकते हैं। आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। ये लेकिन ये मैंने npr लिखना है, npr बाय द वे किस फार्मूला होता है याद है आपको, ये बराबर होता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय क्या होता है, n माइनस r, क्या होता है यार, ये तुम्हारा माइनस खराब हुआ है क्या आयशा। अच्छा ये देखें, सो ये देखें, ये मैं आपके सामने एक लाइन लिखता हूँ, रिटर्न फैक्टोरियल ही कॉल कर दिया, और फैक्टोरियल में मैंने भेज दिया n डिवाइडेड बाय, क्या लिख दूं बेटा, फैक्टोरियल ही मैंने दोबारा कॉल किया, और से मैंने क्या भेज दिया, n माइनस r। ये बात समझ, ठीक है। क्या होगा सर, ये एक्चुअली इस npr फंक्शन फैक्टोरियल फंक्शन को 2 दफा कॉल कर रहा है, ठीक है, एक दफा n के लिए, दूसरी दफा n माइनस r। ये बात समझ, ये दोनों की जो भी वैल्यू आती है वो फिर यहाँ पर रिप्लेस होती है, और फिर क्या होता है, फिर क्या होता है, वो जो भी डिवाइड होकर आंसर आता है रिटर्न। आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड, ठीक है। और आई डोंट नो आप में से कितने लोगों ने कोई ये पता है इंटीजर ncr किसके बराबर होता है, इंटीजर n, इंटीजर r, एक्चुअली जो इसका फार्मूला होता है वो रिटर्न होता है क्या, कि वो होता है npr, वही लिख रहा हूं मैं, वो होता है n r डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल, ठीक है। तो बस मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि हो सकता है एक फंक्शन से आपने एक और फंक्शन कॉल किया, फिर एक और फंक्शन से आपने एक और फंक्शन कॉल किया, ये बात है। तो आप इंटीजर मेन लें, इसमें आप 2 वैल्यूज डिस्प्ले करवाएं n r, ठीक है। तो यहां पे गए, सॉरी, यहां पे गए, कंट्रोल C,
कंट्रोल V, ये देखिए जी, यहाँ पर मैंने लिखा R और यहाँ पे मैंने लिखा R फैक्टोरियल, यानी मैंने डिस्प्ले करवा रहा हूँ क्या, n फैक्टोरियल लग R फैक्टोरियल लग, फिर C आउट क्या करें बताए मुझे, यहाँ पे ले देते हैं क्या, n का मतलब क्या है n, फिर यहाँ ले देते हैं P और यहाँ क्या लिखे बेटा, R का मतलब है R, यहाँ ले देते हैं इक्वल टू और यहाँ लिखेंगे क्या NPR और उसमें क्या भेज देंगे N और R, ठीक है। और फिर यहीं से कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल V कर लेते हैं जी, इसकी जगह क्या लिख देंगे बेटा CR और यहाँ पे कर देंगे क्या CR, ठीक है। तो कंट्रोल S कंट्रोल F5, ओह R डिक्लेयर नहीं किया, तो यहाँ जाते हैं R डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। यहाँ गए कंट्रोल F5, तो की हो गया नो NPR, ओ कैन यू सी ए प्रॉब्लम, ये एक कंट्रोल प्लस नहीं, क्या कह रहा है, शाबाश, मैंने नीचे डिफाइन किया उसको लेकिन ऊपर डिक्लेयर नहीं किया, तो बिल्कुल वैसे ही है जैसे फंक्शन आपने वेरिएबल ऊपर डिक्लेयर नहीं किया और नीचे आपने यूज करना शुरू कर दिया, तो बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे मसला आएगा। तो आप क्या करेंगे बेटा बताएं मुझे, यहाँ जाएंगे, यहाँ जाके जिस तरह से आपने फैक्टोरियल डिफाइन किया है बिल्कुल इसी तरह इंटीजर NPR लिखेंगे और इसमें आप यहाँ पे इंटीजर लिखेंगे, n एक इंटीजर दो इंटीजर, तो यहाँ पे आएंगे इंटीजर NCR और यहाँ लिखेंगे इंटीजर, ठीक है होगा, सही है। सो कंट्रोल F5, तो यहाँ आ गए, n की वैल्यू लेट से 10 है और r की वैल्यू लेट से 5 है, सो 10 factorial is this, 5 factorial is this, and 10p5 is this और 10c5 is this, पता नहीं जाके देख लेना, मेरे ख्याल में यही आंसर, बात समझ में, ठीक है। सो जो चीज टेक अवे है वो क्या है, फंक्शंस की जरूरत क्यों पेश आई हमें, ठीक है। दूसरी बात, फंक्शन की जरूरत क्यों पेश आई बताया मुझे कोई, हाँ यार आपने मुझे भेजा नहीं, आपने मुझे शेयर नहीं किया, मुझे साइन किया, किससे साइन किया, यार IT वाले को किया था, मुझे मिल नहीं रहा। अच्छा, जब बाय द वे हमने चैप्टर नंबर, मैंने कुछ चीजें बतानी है आपको, सो लेट मी स्टॉप दिस।